ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। कैसे हाल? बढ़िया। ओके, लास्ट टाइम ऑसिलेशन शुरू किया था, आज ऑसिलेशन खत्म कर रहे हैं। जेई नीट लेक्चर नंबर 2। मैं एक बात आपके साथ लास्ट टाइम करना भूल गया था। मैंने बोला था कि मैं वो चीज करूंगा, पर टाइम के किल्लत की वजह से मैं नहीं कर पाया। दो टाइप के एसएचएम है, मैंने आपको बताया था। एक था लीनियर एसएचएम, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा। इट वॉज समथिंग लाइक दिस। यू नो, बॉडी यहां होता है, ये इक्विलिब्रियम पोजिशन है, और यहां से फिर यहां जाता है। लेट अस से दिस इज पॉइंट पी, एंड फिर वापस टक 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 उसी लाइन पे यहां आता है। दिस वाज पॉइंट क्यू। दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मीन पोजीशन, this is maximum displacement on the right, this is maximum displacement on the left. You call this and this as amplitude. I hope you remember. So body is going to and fro on a straight line. This is motion along a straight line, so it moves to and fro on a straight line. So this is what is called linear SHM, and जिसका इक्वेशन आपको याद हो तो x is equal to a cos ओमेगा टी प्लस फाइव होता था। डू यू रिमेंबर दिस? x इज द डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंड a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यू कॉल इट एम्पलीट्यूड। सब कुछ मीन पोजीशन से देखा जाएगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर बॉडी राइट एक्सट्रीम से शुरू करता है या लेफ्ट एक्सट्रीम से, तो आप फाई को 0 लेंगे, तो x विल बी इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ऑल्सो अगर बॉडी मीन पोजीशन से शुरू होता है तो ये 90 हो जाएगा। एज अ रिजल्ट x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिया जाएगा। याद रखिएगा। क्या आपने याद रखा है? पता नहीं। अब नई आइटम, एंगुलर एसएचएम। कोई पेंडुलम झूल रहा हो या कोई झूला झूल रहा हो, so they are not moving on a straight path. So if you would like to see, you know, this is a body. let छोटा बॉडी लेते, बड़ा इतना नहीं, जगह खा जाएगा ये। पेंडुलम जैसा बोलो तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे और ऐसे जाएगा। Can you call this a straight path? Can you call this a straight line? No, you cannot call this as a straight line. So in this particular case, since motion is not happening on a straight line, this is O, this is P, and this is Q. As a result, you will not be able to take linear displacement. You will have to consider angular displacement. You know, ये जितना एंगल क्रिएट कर रहा है, ये जो एंगल है, this is the maximum angular displacement. So this is what is called angular SHM. अच्छा, आपको याद है लीनियर SHM में who was responsible for this type of motion? Very good. And I'm sure you will give me an equation also for the same. माइनस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सिग्निफाइज कि बॉडी अगर यहां जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। माइनस इज इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। तो यहां पे अब क्योंकि हम लीनियर नहीं पकड़ रहे हैं, तो हम रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं पकड़ पाएंगे। हमको क्या पकड़ना होगा? टॉर्क। सो यहां पे द रीजन बिहाइंड सच टाइप ऑफ मोशन वुड बी रिस्टोरिंग टॉर्क। सो restoring torque. I hope you can give me an equation on similar lines. तुमको याद है फोर्स का एनालॉगस रोटेशनल मोशन में टॉर्क था, उसी तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगस रोटेशनल मोशन में क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वाओ। सो लेट मी राइट दिस। थीटा is angular displacement from mean position, of course, and you know K was spring constant, जिसका ऐसा यूनिट था न्यूटन पर मीटर, पर यहां पे K will not be spring constant। भले मैंने K ही यूज किया है, but K is called torsional constant,
एंड तुमको याद है ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज व्हाट, न्यूटन मीटर, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन, तो इसका ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर पर रेडियन, रिमेंबर दैट। अच्छा, अब मैं थोड़ा डेरिवेशन पकड़ता हूं। आई एम श्योर एवरीबडी नोस टाउ इज आई अल्फा, ये भी टाउ ये भी टाउ, क्या मैं दोनों को इक्वेट कर दूं? टाउ टाउ इक्वेट, मैं फटाफट चला जाता हूं किसी की धुन में। सो आई अल्फा इज माइनस के थीटा, एंड आई को नीचे उतार करके, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इफ आई टेक लीनियर एसएचएम ऑफ द बोर्ड नाउ? Is this agreeable? I hope you've written down the important points, this and this. No problem so far. Okay. Okay. So help me with this. So what does your alpha become? Alpha is minus k by I into theta. And I think everyone watching this knows that alpha is what? Angular acceleration. Alpha is d omega by dt, and omega is d theta by dt. So this becomes d square theta by dt square. And I'm going to put this here. So d square theta by dt square is minus k by I into theta. Ladies and gentlemen, equation 4 is the differential equation. I hope you are writing things along with me. Differential equation for angular SHM. Hey, let's compare and contrast this. Compare with differential equation of SHM, comparing with linear SHM. I hope you remember the differential equation. D square x, acha, blue. D square x by dt square is minus omega square x. If you remember, this was equation for acceleration also. Acceleration is minus omega square x. याद आती है उसकी? एंड अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, तो कंपेयर करने का फायदा क्या होता है? मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू। भाई एक छोटा सा झोल है, छोटा सा झोल ये है कि ये ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी डिनोट करता है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इस ओमेगा को ओमेगा डैश करार दे देता हूं, बराबर। ओमेगा डैश इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, सो दैट वी आर नॉट कंफ्यूज कि ये एंगुलर स्पीड है या ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्या है, वी आर नॉट कंफ्यूज्ड। ये ओमेगा एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। So I'm going to compare this and this, and what am I going to get? Have you written all this so far, people? Okay. Yes. And I'll keep the diagram. It's important to us. Okay. And compare करके क्या मिलेगा हमको? Angular frequency. So angular frequency of angular SHM, angular frequency. My goodness, is that true? And pray tell me, anybody knows what is I? I बोले तो? ओ चचा, I is moment of inertia. वो ml square तो सिर्फ एक बॉडी का होता है, किसी बॉडी का। Moment of inertia of the system about the point of suspension. मीन पोजीशन तो ये है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये। ओके, सो दिस इज ओमेगा डैश विच इज के बाय आई, और यहां से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी नू भी निकाल सकते हो। आपको चाहिए तो मैं टाइम पीरियड निकाल के देता हूं, टाइम पीरियड फ्री है इसलिए निकाल रहा हूं। टाइम पीरियड इज, एनीबॉडी टेलिंग मी टाइम पीरियड? 2 pi by omega dash. Agreeable? अच्छा, do you remember what was an analogous equation for this SHM? क्या बोलते हैं उसको? Linear SHM.
T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। जो काम मास करता है लीनियर मोशन में, वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में। ओमेगा इज रूट ऑफ के बाई एम, कैम ओमेगा स्क्वायर, बराबर। तो मास की जगह आई लगा दो, एंजॉयबल लाइफ। ओके, अच्छा अब फाइनल आइडिया, आई कैन टेक दिस। जैसे तुम्हारे लीनियर एसएचएम का इक्वेशन था x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, सो जनरल इक्वेशन जिसमें तुम डाल डाल के सब करते थे फॉर लीनियर एसएचएम, x इज इक्वल टू, ब्लू में लिखा जाए यार, ब्लू इज गुड, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। Similarly, equation number 8. Anybody can tell me, can guess or can make an informed decision. General equation for angular SHM क्या हो सकता है? Theta is equal to, भाई isn't theta 0 your maximum displacement? Yes, sir. Cos omega t plus delta. Here theta initial phase, सेम ओल्ड शिट। तुम्हारा ये यहां से शुरू होगा एसएचएम या यहां से शुरू होगा, सेम आइडिया, कोई फर्क नहीं, बस ये फाई है, ये डेल्टा लगा दिया मैंने, कोई बात, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी काम वही है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एज यू कैन सी दिस थीटा 0 इज मैक्सिमम एंगुलर displacement. I seriously want you to take this equation down. बाकी कुछ टेक डाउन किया नहीं किया doesn't matter, but ये जरूर टेक डाउन करें। ओके, तो ये हम आज यूज करने वाले एक जगह पे, इसीलिए मैंने खास ये करा है। प्लीज टेक इट डाउन, देन वी गो टू सिंपल पेंडुलम। have you taken this down? Okay, okie and as the wise man says, अगर तुम्हारा SHM शुरू होता है फ्रॉम द एक्सट्रीम, तो डेल्टा इज 0, थीटा विल बी थीटा 0 कॉस ओमेगा टी। अगर तुम्हारा SHM शुरू होता है मीन पोजीशन से, तो डेल्टा विल बी टेकन 90 एंड थीटा विल बी थीटा 0 साइन ओमेगा टी। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल एब्सोल्युटली। अच्छा, के लिख दूं यहां पे? लिखेंगे तो पढ़ा जाएगा, लिख देते हैं। इफ SHM starts from extreme position, बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन है, then theta is theta 0 cos omega t। ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। if SHM starts from mean position, then theta is theta 0 sin omega t। जो रूल्स हमने लीनियर SHM के लिए बनाए थे, वही रूल्स एंगुलर एसएचएम के लिए भी वर्कआउट होंगे ही, नो डाउट सो फार। ओके, बस फर्क ये है कि लीनियर एसएचएम में के वाज स्प्रिंग कांस्टेंट, एम वाज मास। एंगुलर एसएचएम में के इज टॉर्जनल कांस्टेंट, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो दिस इज द आइडिया। ओके, शैल वी टेक दिस ऑफ नाउ एंड लेट्स गो टू अ वेरी लवली, अब ये बनाया हुआ ही है, तो सिंपल पेंडुलम से कहां तक मुंह छुपाएं, कब तक मुंह छुपाएं? तो लेट अस टेक सिंपल पेंडुलम ऑफ द ग्राउंड। I am taking this, okie dokie। कोई हाँ तो बोल नहीं रहा है यार, भाई हाँ टैक्स फ्री होता है, हाँ या ना दोनों टैक्स फ्री है, जीएसटी नहीं लगता उसके ऊपर। Alright, finally somebody got the joke। Okay, so nothing new, same old simple pendu, and I'm sure you know more about the simple pendulum than the bob itself. So this is the point of suspension, rigid support, और यहां से एक मासलेस स्ट्रिंग को लटकाया गया है। ये गंदी पीपी स्ट्रिंग बन रही है यार, गंदी स्ट्रिंग। ओके, दिस इज द फाइनल स्ट्रिंग एंड this is what is called the bob। bob का mass m है and the length of the string is taken from the point of suspension till the center of mass
of the bob. याद रखना L is the distance of the center of mass of the system. I think I should write this. L is the distance from the point of suspension to the center of mass of the system. In this particular case, स्ट्रिंग में तो कोई मास नहीं है, जो भी मास है वो बॉब में है, और बॉब का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये रहा, ये पॉइंट है. अब ऐसा मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, एंड एज ऑलवेज आई एम गोइंग टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. तो ये है आपका वेट mg, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग. अच्छा भाई, mg के दो कंपोनेंट्स, this is mg cos theta and this is mg. By the diagram itself is stating that tension is balanced by mg cos theta. Here T is balanced by mg cos theta. And what does mg sin theta do? Hang around. What does mg sin theta do? mg sin theta provides the required restoring torque. Isn't that true? So, do you want me to derive the whole thing? I don't think so. No, sir. Restoring torque is tau is equal to minus of mg sin theta into L. माइनस इस वजह से क्योंकि थीटा इस डायरेक्शन में जाता है, टॉर्क इस डायरेक्शन में लगता है. थीटा इस डायरेक्शन में होता है, टॉर्क इस डायरेक्शन में लगता है. दैट इज द रीजन व्हाई माइनस कम्स ओवर. एंड एज अ रिजल्ट, यू नो, एज थीटा इज स्मॉल, मैं ना बोलते बोलते भी डेरिवेशन पे चढ़ ही गया है. कितनी गंदी बात है. माइनस एम जी एल इंटू थीटा, एंड इसको टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के साथ कंपेयर करके फाइनली डुम 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 लगा करके, अच्छा ठीक है मैं डुम 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 लगा ही देता हूं. And as a result, alpha is what? Isn't it d square theta by dt square is minus mgl by I. And इसी चीज को मैं लीनियर SHM के साथ कंपेयर करूं, कंपेयर विथ d square x by dt square is minus omega square x. Don't you agree omega square is going to be equal to mgl by I? No big issues. ये L आपने लिख दिया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. इंपॉर्टेंट स्टफ. ओके, एंड एज अ रिजल्ट ओमेगा इज रूट ऑफ, एंड एज अ रिजल्ट भैया टाइम पीरियड very well, root of I by mgl. This is I guess a very important equation, क्योंकि इसको आज यूज करना है हमको. हमने जनरल बोर्ड में तो इस चीज को इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि हमने इस स्टेप के बाद I इज इक्वल टू ml स्क्वायर लगा करके कल्याण कर दिया इसका. I इज इक्वल टू ml स्क्वायर लगावांगे तो टाइम पीरियड ले आवांगे, है जी. And that would be cool. But using this once upon a time is going to be really nice. Don't worry, I'll do that. Also, moment of inertia of system about point of suspension. भाई स्ट्रिंग में तो कोई मास नहीं है, बॉब का मास m है, और वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कितनी दूरी पे है L, तो I is ml square. And as a result, what do you think will become the final equation? ml square by, all right, and ll cut, yum cut, and what are you left with? So t is equal to 2 pi root of, my goodness. But always remember, भले you love this equation like anything, but ये आया इसमें से है. This is your prime equation. दिस इज ऑप्टिमस प्राइम. ओके, और ये है सेकेंडरी इक्वेशन. ठीक है, चल रहा है काम काज, नो इश्यूज. अच्छा, टाइम पीरियड, अ पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 seconds is called seconds pendulum.
अगर तुम्हारा g कांस्टेंट है, इफ g इज सेम कोई भी अलग अलग प्लेसेस पे, तो t विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट l, बरोबर है। एंड अगर आपका लेंथ सेम है और अलग अलग जगहों पे आप जाते हो, तो t विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1/g। ऑलराइट, सो कीप दैट इन माइंड। I hope you've written these equations. Have you? Okay. So, t proportional to root L. If L is constant, then if pendulum is taken to different places on the earth या somewhere, pendulum is at different places, जिसमें G अलग है, then T proportional to 1/√of g। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम पेंडुलम को अर्थ पे यूज करते हो, फिर तुम जाके मून पे यूज करते हो या कहीं और यूज करते हो, तो t विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√g। अच्छा, नॉट ओनली दैट, अलग अलग सिचुएशंस में भी टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। कैसे? सपोज आप लिफ्ट में हैं, सपोज यू आर इन अ लिफ्ट एंड लिफ्ट इज मूविंग, casus, I'll call it what? Casus. If pendulum, पहले inertial में रखते हैं फिर नॉन inertial में रखते हैं, is kept in a lift and a lift moves with constant speed, तो g में कोई चेंज होगा क्या? कोई सूडो फोर्स आएगा? नहीं होगा। सो it is still an inertial frame of reference, then t is equal to 2/√of L/g. B, lift moves upwards with acceleration a. So if you see this lift, g इस तरफ है एंड लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर। तो डोंट यू अग्री देयर विल बी अ सूडो फोर्स, इसको mg लिखूं तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ होगा ma, देन mg dash is mg plus ma. So how much does your g dash become? g plus a. Is this agreeable? Yes sir. And as a result तुम्हारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t is equal to 2/√of L/g dash, जिसमें g dash की जगह आप g plus a लगाए और काम खत्म करें। अच्छा, अगर लिफ्ट नीचे मूव हो रही हो तो the next point would be if lift moves down with acceleration a, तो सीधी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, तुम यही डायग्राम फिर से बना सकते हो। ये mg और लिफ्ट कहां आ रही है? नीचे। तो मां कहां जाएगी भैया? ऊपर। सो इजंट mg dash mg minus ma? सो हाउ मच इज योर g dash? तो इसी फॉर्मूला में g dash की जगह g minus a लगाओ और खेल खलास। चौथा, इफ पेंडुलम इज इन अ कार, is kept in a car, नहीं, सबसे पहले मूविंग विथ एक्सिलरेशन a, कार अगर एक्सिलरेशन a से चल रही है तो ये तुम्हारा पेंडुलम है, उसका g नीचे की तरफ है, पर गाड़ी जो है वो एक्सिलरेट इस डायरेक्शन में कर रही है। तो डोंट यू अग्री द नेट एक्सिलरेशन g dash इज द पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज of a and g? G dash is root of g square plus a square, and as a result you can put it there and you can make your life wonderful. Oh wonderful love. और सबको फाइनली ये g dash जो भी मिला है सबको इसी में डाल के खत्म करना है मैटर को हमेशा। ओके, सो रिमेंबर दैट, ये g डैश मिल गया, इसमें डालना है, खेल खत्म करना है। ओके, फिर और कोई केस बचा है? हाँ बचा है। तुमको अगर याद हो,
अगर तुमने पेंडुलम को किसी लिक्विड में डाला है, माय गॉड, ऑलराइट, इफ पेंडुलम इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एफ, फिर क्या होगा, जाने क्या होगा रामा रे? ये पानी है, मतलब लिक्विड है, सॉरी पानी तो नहीं है, और इसमें तुम्हारा ये पेंडु है। तो अब क्या होगा? सबसे पहला, डोंट यू अग्री, वेट तो नीचे की तरफ है ही, लिक्विड की वजह से एक बॉयंट फोर्स क्रिएट हो जाएगा जी, और बॉयंट फोर्स किस तरफ होगा? So what do you think is going to be your net force? Weight minus, it's not called buoyant, it's called buoyant force. So anybody help me? Net force mg dash, weight कितना mg minus buoyant force कितना? You remember the equation for buoyant force? V रो फ्लूइड। अच्छा, तो अब मास इज व्हाट? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ द बॉब। क्या कटेगा महाराज? चीड़स कहां से? क्या कटेगा जी? वी 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 एंड रो को नीचे उतारो। अच्छा, रो जी डैश इज रो जी minus rho f g. What is going to be your final expression? G dash rho by rho minus rho f by rho. So isn't it 1 minus rho f by rho? Sorry? Relative error नहीं है, relative density, पर ये relative density नहीं है। Rho f density of liquid, rho is the density of the material या body, density of the body। एक मुझे अचानक याद आया, इसको यूज करके मैं अभी के अभी एक न्यूमेरिकल करना चाहता हूं, यही आइडिया को यूज करके। क्या आप मेरे साथ आएंगे? I hope you've written all this down, no problems. Example number, I think 10 या 11. I hope you can open your books right now to that page. Example number 10 या 11, something like that. Let me find out. नंबर बता देता हूं इसी वक्त। Example 11 it is. Are you looking at example 11, people? Are you looking? It says the bob of a simple pendulum executing SHM in water with period T. So in water, period कितना है उसका? T. While period of oscillation of bob in air is T0. In air, period is T0. अच्छी बात है। Neglect frictional force of water and given the density of the bob. भाई density of the bob को क्या कहा जा रहा है? रो कितना है? 4/3 into 1000, that's 10 raised to 3 kg per meter cube। क्या चाहते हैं वो लोग? What is the relationship between T and T0? T and T0 का रिश्ता, रिलेशन, what is? ओके भाई, सबसे पहले शुरुआती तौर, इन एयर, नंबर 1, भाई एयर में पेंडुलम को रखा जाए तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। बिल्कुल महाराज। कितना है एयर में? T0 इज 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। अब डालते हैं पानी में। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इन वाटर टाइम पीरियड फाइंड करना है, पर सबसे पहले जी डैश ड्यू टू बॉयंट फोर्स, जी डैश इज 1 माइनस रो एफ बाय रो द होल इनटू जी। भाई एनीबॉडी टेल मी हाउ मच इज रो एफ?
पानी 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 का डेंसिटी कितना 1000। आई होप यू रिमेंबर पानी का 1000 होता है 1 g पर cc। रो कितना है 4/3 10:3 कटा 3 चढ़ा ऊपर। एंड हाउ मच इज 1 - 3/4 1/4। So what do you think? I am taking this off. Have you written this down? तो g डैश मिल चुका है g/4 एंड अब सो टाइम पीरियड 2π√L/g डैश। भाई पानी में टाइम पीरियड कितना है t है एंड g डैश कितना बोलता है g/4। तो g नीचे बाय 4 चढ़ गया ऊपर एंड भाई 4 का रूट क्या होता है। ओह थैंक यू भाई 2π√L/g को पहचाना आपने, ये t0 है। सो आई थिंक मेरा रिलेशनशिप ये रहा t = 2 t0। कैन समवन चेक एंड कंफर्म विद द आंसर, क्या ये सही जा रहा है? बिल्कुल सही जा रहा है, कोई शक नहीं है बात में। ओकेश ओके अच्छा एक और कुछ कराने का सोच रहा हूं। मस्त राउंड 2 का 75 है, सिंपल पेंडुलम के साथ ही रिश्ता है उसका। अच्छा टेक ऑफ, क्या मैं इसका टेक ऑफ कर सकता हूं? राउंड 2 का 75 75। तुम सोचोगे सर राउंड 1 किया नहीं, राउंड 2 पे पहुंच गए। अरे जा रहे बेटा जा रहे, बस मेरे को ये अच्छा लगा देख के तो मैंने उसको उठा लिया। आजा। और थोड़ा सा हटके, हटके इसका मतलब ये नहीं कि मारेगा वो फटके, नहीं, हटके मतलब हटके, थोड़ा सा अलग। ओके अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t1। ओके मतलब एयर में ही समझा जा रहा है, इन एयर टाइम पीरियड t1। इसमें भी कुछ रिश्ते जैसा ही है। द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज kt², जहां पे k = 1 लगाया जा रहा है एंड मूव्ड अपवर्ड्स। ओके y is vertical displacement. Time period now becomes t2, new time period। भाई किसी का माइक चालू है। द रिलेशन t1² / t2² क्या है ये मांगा है उनसे, उन्होंने हमसे। ओके भाई सबसे पहले पेंडुलम कैसा था? ऐसा था, बचपन से ऐसा ही होता है वो। ये पेंडुलम है फिलहाल, या जी व्हाटएवर। अब पेंडुलम को ऊपर मूव हो रहा है, y = kt², y इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इस इक्वेशन 1 को मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो व्हाट डू आई गेट? डू आई गेट वेलोसिटी dy/dt which is d/dt of, अंडरस्टैंड दिस थिंग। मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है कि कितना एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, के बाहर एंड d/dt t² 2t। and if I differentiate equation 2 again, wow, so acceleration मिल जाने की हार्दिक खुशी है हमको। और देखें कितना मिलता है dv/dt, d/dt of 2kt, तो 2k बाहर आ गया एंड d/dt of t is 1, तो 2k, एक है pk एक है 2k, k की वैल्यू कितनी है 1, सो पुट k as 1, तो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा? वाव जबरदस्त, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। भाई मैया कहां होगी? मैया मैया सो नेट फोर्स mg डैश, isn't it mg plus ma, yum gone,
तो g डैश इज हाउ मच, g प्लस ए। g कितना लेने का 10, a कितना लेने का 2, तो कितना हो गया 12। तो सबसे पहले इन एयर, अच्छा ओरिजिनल या ओल्ड, ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना था, T1 था ना, T1 is 2 pi root of L by G एंड नवा न्यू टाइम पीरियड। अब मैं इसको उड़ा सकता हूं, ये डायग्राम को, मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया। सो न्यू टाइम पीरियड T2 is 2 pi root of L by G डैश। एक काम करते हैं, हमको T1 by T2 का स्क्वायर चाहिए, तो डिवाइड करते हैं 3 and 4। What will we land up with? T1 by T2 is 2 pi कट, L कट, क्या बचेगा? ए भाई T1 ऊपर है, क्या क्या चाह रहा है भाई? वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, वो थोड़ी चेंज होगी। मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, कोई चेंज नहीं है उसमें, एल सेम ही है। सो जी डैश बाई जी, भाई जी डैश कितना है 12 एंड जी कितना है 10। सो 12 by 10 इज रूट ऑफ 6 by 5, but they don't want us to find T1 by T2, they want T1 square by T2 square। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, and what will we get? Squaring both sides. So T1 square, यहां से रूट उड़ जाएगा। Check out if it 6 by 5, is it? Check that please. Is it 6 by 5? Yes, it looks like 6 by 5. Very well, very well. अच्छा, एक और मस्त, हाँ भाई, योयो इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। योयो में जो स्ट्रिंग होती है वो एक्सटेंसिबल होती है। यू कैन कंसिडर इट टू बी लाइक अ स्प्रिंग ऑल्सो, वी डोंट माइंड। ओके, तो वो योयो अलग ही चीज है पूरी। हाँ, वो योयो अलग ही चीज है। क्या तेरे योयो के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सेम रहता है? नहीं ना, बदलता रहता। सो वो कौन से लॉज को, कॉम्प्लिकेटेड लॉज को फॉलो करता होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रिंग दैट यू आर यूजिंग इन द योयो। ओके, आई एम लुकिंग एट एग्जाम्पल 10। Example 10 is a lovely example, a uniform rod of mass m. Let me draw that rod. It's pivoted here. ये रोड है, गंदा रोड है, लगाया हुआ है, टांगा हुआ है, यहां पे फिक्स किया हुआ है, और हिल सकता है इधर उधर। मास m का है, लेंथ L0 का है, मास m का है, and one end and hanging in vertical direction. The period of small angular oscillation of the rod is, time period find करना है भाई। यहां पे आपका एक्सट्रीम आइडिया जरूरी होगा। सबसे पहली बात वी नो टाइम पीरियड फॉर सच एन आइडिया t is equal to 2 pi root of I by mgl। बट यू थिंक कि मैं लगा दूं फटाफट में ये सब हो जाए। आई एम सॉरी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट फास्ट, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एम और जी तो ठीक है, आई और एल क्या है? हियर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। लेट अस कॉल दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एज ओ। What is the moment of inertia of a rod of mass m and length L about one end? Isn't it ml square by 3? You remember?
the moment of inertia of a rod about the center of mass, about an axis passing through the center of mass, is ml square by 12. But the moment of inertia of a rod about an axis passing through one of its ends, ml square by 3. So तुम्हारा moment of inertia की value यहाँ पे I is m. Length कितना है रॉड का? L0. LO square by 3. This is equation number 2. And ये एक चीज आपके आइडिया को, आपके आंसर को मेक या ब्रेक कर सकता है. L is the distance of the center of mass of the body from the point of suspension. भाई गल्ला तो कर ले हो. तुमको याद है ये स्ट्रिंग थी और यहां बॉब था, ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो ये इधर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब हुआ करता था, तो ये था लेंथ एल. अच्छा, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां है भाई? ये रहा. तो कितने डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है? इजंट इट LO by 2? So for the rod, L is equal to LO by 2. अब आप खुशियां मनाओ क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन का माहौल है. 2 और 3 को 1 में पुट करने का वक्त आया है. पुट 2 and 3 in 1. एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ रॉड नहीं, कोई भी और भी चीज हो ना तो भी इसमें यही फंडा काम आएगा, कोई चेंज नहीं. तो यू कैन सेटिस्फैक्टरीली आई की जगह ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3 एंड अपॉन mg, ये रहा mg, एंड l कितना है? LO बाई 2. LO बाई कहां चढ़ी? ऊपर. भाई काटने के लिए रेडी हो क्या? टच टच, येलो येलो. And what are you left with? T is equal to 2 pi root of 2 yellow by 3g. By anybody checking the answer please? आंसर परफेक्ट आया कि नहीं आया? तो अच्छी बात है. वेरी गुड. एग्जाम्पल नंबर 10 की बात चलिए, चकाचक आंसर भी आ चुका है फटाफट. ओके, यस, टेल मी. बोलो. मोमेंट सब कुछ बेटा. तो यहां पे तेरा मेन पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ले रहा है अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, डिस्टेंस भी ले रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ मास. बरोबर है? याद रखना, ये भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, ये भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही है, कोई चेंज नहीं है. ओके, सो these are the two things that you need to remember and find out, that will decide your answer. Okay, okay, and now let's go on to the last application of oscillations, which was damped oscillations. You know, ये जो सारे oscillation की बात चली है, ये सब हमने ये अज्यूम किया है वैक्यूम में हो रहे हैं एंड टिंग टोंग कंटिन्यूसली लाइफ में चालू रहता है. बट इन रियल लाइफ, नाउ दैट इज एन आइडियल सिचुएशन. रियल लाइफ में एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, ये सारे जो है फोर्सेस, डिसिपेटिव फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्सेस, वो एक्ट होते हैं एंड एज अ रिजल्ट द एम्पलीट्यूड टक 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 एम्पलीट्यूड घटता जाता है. सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड oscillations. So in definition we can write the oscillations that occur under the influence of resistive forces like air resistance, drag, friction, air friction, etc. are called damped oscillations, and इसमें amplitude keeps on decreasing with time. Here, yeah, amplitude
goes on decreasing with time. And I'm sure you know resistive force का इक्वेशन है माइनस बीवी, बराबर है माइनस बीवी. सो नेट फोर्स, भाई डू यू वांट मी टू डू ऑल दिस? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीवी, और इस तरह फोर्स की जगह एम ए, दिस इज माइनस के एक्स माइनस बीवी. ये बीवी को और माँ को इस तरफ ले आओ, तो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स is equal to 0. This is the differential equation for your damped oscillations. You are not interested actually in this. We are interested in the general solution. The general equation for damped oscillations, the $1 million equation. And to work it out is a $1 billion idea. X is A e raised to minus bt by 2m cos omega dash t plus phi. I seriously hope कि ये इक्वेशन आपको बहुत पहले कराया गया था, याद रहा हो. e raised to minus bt by 2m was the exponential factor. So amplitude at time t, this was the most important equation. A dash is A e raised to bt by minus bt by 2m. And anybody telling me what was omega dash? Root of k by m minus. Absolutely sir, कोई शक नहीं बात में. एंड दूसरी बात कि एनर्जी ऑल्सो, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम. तो मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन, आई एम टेकिंग दिस ऑफ, मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा? द मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर, E dash is half k a dash square, and a dash की जगह इसको लगा दिया जाए, and as a result you are left with E dash, blue मैंने black में ही करता, two multiply two cut, and as a result you are left with, therefore E dash is E into e raised to minus bt by m. Another lovely equation, this equation number 5. So energy also goes on decreasing with time. That is energy of damped oscillator, वो सारी dissipate हो जाती है. Damped oscillator also decreases with time. I want you to write these two equations immediately. If you can do that, then we'll move on to numericals. ओके, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से आया है राउंड 1 का 69. आर यू लुकिंग एट राउंड 1 का 69? मस्त नंबर है. इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू AO. तो A dash is 1/3 AO at end of 100 oscillations. Okay, when oscillator completes 200 oscillations, जब 200 कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? A डैश दिया हुआ है AO by 3 100 ऑसिलेशन में, तो A डबल डैश कितना हो जाएगा? AO by समथिंग फाइंड करना है 200 ऑसिलेशंस में. तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं. केस 1, अच्छा, से the time period of oscillations is t. अगर टाइम पीरियड t है तो 100 ऑसिलेशंस को कितना टाइम लगेगा?
100t। अगर एक ऑसिलेशन को टाइम t लग रहा है तो 100 ऑसिलेशन को टाइम कितना लगेगा? 100t। सिंपल। अच्छा, एम्पलीट्यूड इज a dash is a e raised to minus bt by 2m। तो a dash कितना है? ao by 3। एम्पलीट्यूड कितना है? ao इंटू e raised to minus bt1 by 2m। ना b चेंज हो रहा है ना m चेंज हो रहा है, सिर्फ t1 चेंज हो रहा है। t1 कितना है? 100t। इसको काट डाला तो 1 by 3 is e raised to minus 100 bt by 2m। Is this agreeable people? Yes, sir. कोई शक नहीं है ना बात में? अच्छा, अब केस 2, ये केस 1 था, ये केस 2। भाई टाइम फॉर 200 ऑसिलेशंस। 200. माय गॉड, इट्स सो स्मार्ट है, आई जस्ट couldn't बिलीव इट। सो एम्पलीट्यूड a double dash is a e raised to minus bt2 by 2m। तो a की जगह ao एंड टिट्टू की जगह 200t। 200t. हाँ, समझा। सर अभी क्या करेंगे? आपको इसके साथ उसको रिलेट करना है। यहां 100 bt by 2m है, यहां 200 bt by 2m है। तो अगर आप चाहो तो कैन आई टेक e raised to minus 100 bt by 2m the whole square? कैन आई डू दैट? Yes, sir. तुम बोलोगे सर 100 bt by 2m का स्क्वायर होगा? नहीं बेटा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे। आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट? सर नॉट अवेयर। भाई x raised to a the whole raised to b is x raised to ab। X to 80. Yes, sir. सेम ओल्ड शिट। सो मेरे पास e raised to minus 100 bt by 2m है, कितना है? 1 by 3। सो ao into 1 by 3 the whole square। How much is 1 by 3 the whole square? Isn't it 1 by 9? 0 by 9. 0 by 9. So AO, A double dash is AO by 9। Can someone check this? Can someone check? अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता था, इसके बाद राउंड 1 का 80 मैं नहीं करूंगा इसको, पर एक चीज मिसिंग है। एक 80 अगर आप देख रहे हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन बिकम्स 1 by 3 in 2 seconds। कैन यू सी देयर इज अ प्रिंटिंग एरर देयर? अगर आप राउंड 1 के 80 पे हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशंस बिकम्स 1 by 3। उन्होंने 1 by 3 शायद नहीं लिखा है ना? आर यू लुकिंग? सो अकॉर्डिंग टू मी देयर वाज दिस मिसप्रिंट हियर। उन्होंने 1 by 3 नहीं लिखा, जिसकी वजह से द सम डज नॉट मेक एनी सेंस। सो उन्होंने बुक में ऐसे लिखा है, दिस सिंपल द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन बिकम्स डैश। वो डैश है ही नहीं इन 2 seconds, तो वो 1 by 3 होगा ना, तभी जाके आपका वर्कआउट होगा। सो प्लीज मेंशन 1 by 3 टाइम्स द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इन 2 seconds। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं एंड यू नो फाइनली मैं जो कहना चाह रहा हूं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस होगा। डू यू वांट मी टू राइट थिंग्स अबाउट फोर्स्ड ऑसिलेशंस? You know the idea behind forced oscillations is that damping की वजह से you know तुम्हारा एम्पलीट्यूड कम होता जाता है एंड फाइनली you know ये जो ऑसिलेशंस है वो पीटर आउट हो जाता है। तो अगर तुमको ऑसिलेशन बरकरार रखने हैं, कंटिन्यू रखने हैं, तो यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड द ऑसिलेशंस दैट अगर अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, क्या आपको इसका इक्वेशन याद है? F0 साइन ओमेगा डी इंटू टी, या कॉस था, मुझे याद नहीं आ रहा, आई डोंट रिमेंबर। सो 3 फोर्सेस हो जाते थे। आर यू ऑल स्टिल देयर?
one is restoring force which is minus kx, second is resistive जिसकी वजह से तुमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा माइनस bv, and third is external periodic force external periodic force. That's it. and omega d is called driving frequency. एंड इसकी वजह से तुम्हारा नेट फोर्स ये हो जाता था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस एफ जीरो साइन ओमेगा डी टी एंड फाइनली यू गेट द इक्वेशन फॉर एस एच एम. ऑल्सो रिमेंबर, अगर तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स becomes nearly equal to the natural frequency of oscillations of the body, then the body will vibrate with maximum amplitude, and this phenomenon was called resonance. So the system is vibrating with maximum amplitude and it can break. झूले में देखा जाता है जब सोल्जर्स ब्रिज के अक्रॉस मार्च करते हैं तो दे आर टोल्ड टू ब्रेक स्टेप्स, नहीं तो उनका मार्चिंग ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना हो गया तो ब्रिज टूट जाएगा. बड़े बड़े बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि विंड्स के झोंके वगैरह इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे हिलाना शुरू ना करें, नहीं तो स्ट्रक्चर कैन ब्रेक. ओके, सो दैट इज द आइडिया ऑफ रेजोनेंस. कुछ इक्वेशंस उसके साथ इन्वॉल्व थे जिसका हमको कोई काम नहीं है. इफ यू रिमेंबर, अच्छा काम नहीं है फिर भी लिख देता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर लिखने में बेटर रहता है. ए इज इक्वल टू एफ जीरो बाय, बड़ा सा इक्वेशन था नीचे, याद है क्या? एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर, ऐसा कुछ था, द होल स्क्वायर है ना, या द होल रेज टू हाफ आई गेस, इजंट इट? होल रेज टू हाफ. हाँ याद करने के लिए तो करनी पड़ती है यार, कोई दिक्कत नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि टर्म है वो जरूरी है ना. बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था शायद, ओमेगा डी नहीं था यहाँ पे. आई थिंक बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ओके, बराबर है ना, ओमेगा स्क्वायर ही था ना. हाँ शायद कहीं मेरे से कोई गलती ना हो रही हो, क्योंकि काफी टाइम हुआ किया मैंने, तो हो सकता है यही है. एंड जब ओमेगा इक्वल टू नियरली इक्वल टू ओमेगा डी हो जाता था तो सिस्टम वाइब्रेटेड विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. दिस वाज द आइडिया ऑफ रेजोनेंस. अच्छा, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है. मैं करना चाह रहा हूं पहले, सबसे पहले हमारे पास वक्त है क्या? कितना वक्त है? ओके, वी हैव गॉट सम टाइम. मैं करना चाह रहा हूं, एक हटके न्यूमेरिकल है, SP7. I am taking all this off. I am going to SP7. Cool numerical. पर थोड़ा सा अलग है, इसलिए मुझे लगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को पहले कर लेना चाहिए. So I am going to do SP7. Pretty simplistic. Okay. Two SHMs are represented by the equation y1 is 10 sine 3 pi t plus pi by 4. Let's call it equation 1. And y2 is 5 sine 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t. This is equation number 2. Then the ratio of their amplitudes is a1 is to a2. क्या होगा ये फाइंड करना है. बस आप जल्दबाजी में 10/5 मत कर बैठना. क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे हो इक्वेशन 1 इज इन द नॉर्मल फॉर्म, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, तो वो नॉर्मल फॉर्म में, बट सेकंड वाला अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. सो इक्वेशन 1 इज इन नॉर्मल फॉर्म. सो y1 इज a1 साइन ओमेगा t प्लस 5/1. एज अ रिजल्ट इन दोनों को कंपेयर करूं तो a1 कितना मिल जाएगा? Isn't a1 equal to 10? पर 2 वाला आपको अपने नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा. इक्वेशन 2 इज नॉट इन द नॉर्मल फॉर्म. तो हम क्या करें? एक काम करते हैं,
मैं साइन के साथ और कॉस के साथ कुछ मल्टीप्लाई करता हूं, एक काम करते हैं, √3/2 का √3, मैं 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, यू विल कम टू नो व्हाई आई डिड दिस, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। y2 इज 5 इंटू 2, यहां मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से और अंदर मैं डिवाइड करूंगा। डू यू नोटिस अब साइन 3πt के साथ हाफ आ गया, कॉस 3πt के साथ √3/2 आ गया। हाफ किसका कॉस है? 60। So can I write half as cos and क्या √3/2 sin 60 है? तो cos वाले के साथ sin और sin वाले के साथ cos, isn't this sin A cos B plus cos A sin B? What would that be? Isn't it sin of A plus B? So sin A cos B plus cos A sin B is sin of, and as a result, ladies and gentlemen, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आना शुरू हुआ है। Take a moment and look at this equation. Is this equation now in the normal form? So y2 is a2 sin omega 2t plus phi2. तो a2 कितना है? 10. Oh wow, we love that. So this is a1, this is a2. So a1 is to a2, yeah, a1 by a2 is 10 by 10, which is 1. So a1 is to a2 is 1 is to 1. Can you check that out? Yes, sir. Sir, आपने y2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए था जो कोसाइन या किसी और में आता हो, तो हाफ ही कोसाइन में आएगा, एंड यहाँ पे √3 था, √3/2 भी आ जाएगा, तो दोनों एक साथ सेट हो गए। एंड हमेशा याद रखना, कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिसके 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपका काम हो जाएगा। फेयर इनफ? ओके, सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग विल क्रम्बल। ओके, लेट्स मूव ऑन। पेशे खिदमत है SP16, थोड़ा सा डेंजरस साउंड कर सकता है, दिख भी डेंजरस सकता है, खतरनाक लाग रहा है, पर जिसने भी एंगुलर एसएचएम, हमने ये लेक्चर का पहला टॉपिक लिया था एंगुलर एसएचएम, जिसने भी मेरे साथ किया उसको टेंशन लेने कोई दरकार नहीं है। ओके, अच्छा, कुछ चीज मिसिंग भी है न्यूमेरिकल में, मैं बताऊंगा आपको। अ बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, अ थ्रेड ऑफ लेंथ L, ये लेंथ L की थ्रेड है, एट पॉइंट O ऑन वॉल PQ। अच्छा, ये जो PQ है ना, ये वॉल है पहला, फिर स्टेटमेंट मिसिंग है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा करके वहां होना चाहिए था देयर इज अनदर वॉल AO, ये एक और दीवार है AO, ये भी वॉल ही है, विच इज इंक्लाइंड टू द वर्टिकल बाय एंगल अल्फा, इस वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा से इंक्लाइंड है ये वॉल। द थ्रेड विद द बॉल इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल एंगल बीटा, यहां लेके गया हूं मैं, एंड अवे फ्रॉम द वॉल, हाँ यो इधर, बॉल इज रिलीज्ड, बूम, assuming the collision, obviously ये यहां जाएगा फिर यहां पे टकराएगा ना ढीच करके, collision is elastic, the period of oscillation of the pendulum for beta greater than alpha is, now this is lovely, understand this, एक oscillation तुम यहां पे t is equal to 2π√L/g नहीं लगा सकते, आई एम सॉरी। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो तभी पॉसिबल है जब जैसे इस साइड फ्रीली ऑसिलेट किया ना, इस साइड भी फ्री ऑसिलेशंस हो सके। क्या यहां पे इस साइड ये बीटा एंगल हासिल कर पाएगा ये पेंडुलम? नहीं, क्योंकि दीवार आ जाती है ना बीच में, तो दीवार से टकराएगा, डिच वापस आएगा और यहां तक सी तक जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, इस पूरे ऑसिलेशन के 4 टुकड़े हैं, यहां से यहां तक टुकड़ा 1,
यहां से यहां जाकर टकराने तक टुकड़ा 2, टकरा के वापस आने तक पार्ट 3, एंड बी से सी वापस जाए पार्ट 4। इज दिस अग्रीएबल? पहली बात ये समझ में आया? पेंडुलम सी से बी आएगा, फ्री ऑसिलेशन, बी से ए तक जाएगा, टकराएगा, ए से वापस बी तक आया, टकरा के रिटर्न, और बी से सी तक आया। इसमें से कौन से पार्ट्स फ्री ऑसिलेशन में आ जाते हैं? 1 and 4। सो पार्ट्स 1 and 4 आर फ्री ऑसिलेशंस, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। तो ये 1/4 और ये 1/4, मतलब कितना हो गया? हाफ द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम सी टू बी isn't it 1/4 of the time period of the pendulum? Yes, sir. And so T1 is 1/4 of T। अच्छा, B से C भी कितना? 1/4 ही है ना? B to C is also 1/4। Boy, are you following so far? So T2 is, अच्छा ये T1 है ना, T4 is also 1/4 T। So इधर से लेकर इधर तक, अच्छा वो बाद में देखेंगे। अच्छा, हाउ मच इज T? 2/L/G। तो ये आ गया कितना? इसी तरह ये भी वही होगा, π/2 है, π/2 है। नाउ यू आर गोइंग टू आस्क मी, सर इसका क्या करेंगे? एंड में डालेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड वुड बी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। मुझे T1 और T4 मिल चुके हैं। अच्छा, अब B से A, ध्यान से, नाउ पीपल लेट्स गो फ्रॉम B टू A। भाई B टू A कितना एंगल हासिल करेगा? अल्फा, है ना? B टू A कितना एंगल कवर करेगा? अल्फा। What is the maximum angle that can be covered? Beta? Beta. अच्छा, equation for angular SHM, theta is theta 0, and तुम्हारा SHM कहां से शुरू हो रहा है? मीन पोजीशन से ले रहे हो ना, B से A। सो वो कितना होगा? क्योंकि मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है, तुम B से A ले रहे हो। थीटा कितना हुआ? अल्फा। एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंगुलर कितना है? बीटा। साइन ओमेगा T2। ओके, तो अल्फा बाय बीटा इज साइन ओमेगा T2। तो ओमेगा T2 कितना हो जाएगा? Isn't it sin inverse? And therefore how much is T2? And don't you agree, since यहां से यहां तक जाने का कोलिजन इलास्टिक है, यहां से वापस आने का भी वही टाइम होगा? श्योर? Yes, sir. So 1 by omega sin inverse alpha by beta. Hey, do they want omega in terms of बड़ा T or something? Do they want that? या नहीं? नहीं, मुझे इंपॉर्टेंट यही है कि उनको फाइनली किस फॉर्म में चाहिए, ओमेगा है या नहीं है या क्या? नहीं है, ओमेगा नहीं है, डजेंट मैटर। अच्छा, नाउ ओमेगा, hey, omega was what for pendulum, root of G by L कि L by G, root of L by G या G by L? So T2 is T3 1 by omega। एंड अब फाइनली टाइम पीरियड, मेरे पास सब कुछ है तो मैं ये सब कुछ उड़ा रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, जी, क्योंकि टाइम पीरियड आखिर वही है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस,
T1, T dash is T1 plus T2 plus T3 plus T4. T1 और T4 दोनों पाई बाई टू रूट ऑफ एल बाई जी है, तो ट्वाइस पाई बाई टू रूट ऑफ एल बाई जी, एंड T2 और T3 रूट ऑफ एल बाई जी, तो ट्वाइस रूट ऑफ एल बाई जी. sin inverse alpha by अच्छा, क्या क्या कॉमन निकलेगा? एल बाई रूट ऑफ एल बाई जी तो निकलेगा ही, संगे संगे टू निकलेगा, या उनको टू बाहर चाहिए या नहीं चाहिए? आंसर में देखो तो. नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रूट ऑफ एल बाई जी ही बाहर है. अब उन्होंने रूट ऑफ एल बाई जी बाहर रखने को बोला है, ये टू को कट कर दूंगा मैं. सो फाइनली टी डैश रूट ऑफ एल बाई जी ब्रैकेट में पाई प्लस टू साइन इनवर्स अल्फा बाय बीटा. इज दिस चेकेबल? Yes, option B, I guess. Can you see option B? Lovely equation this so far. No problems. हाँ, बस क्योंकि ये B से A तक एंगल अल्फा हासिल कर सकता है, जबकि मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बीटा है, और उन्होंने मुझसे कहा यहां पे कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बीटा है, पर यहां पे इतना ही एंगल हासिल कर सकता है क्योंकि दीवार आ जाती है, तो उसको टकरा के वापस ही रिटर्न होना पड़ता है अल्फा के बाद. दैट इज व्हाई मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बीटा, फिलहाल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा. इज दिस अग्रीएबल पीपल? ऑलराइट, आई थिंक दिस इज वेयर वी एंड ऑसिलेशंस, एंड होमवर्क फॉलो करेगा आप प्लीज उसको कीजिए, और ये सम्स भी सारे रिपीट करें. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वेव्स करेंगे. थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय.